हा हा। अब मेरे बेटे, ये तुम्हारे पापा का ड्रीम फुलफिल हो गया है और ये फैक्ट्री खड़ी कर दी है। अब तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे सात पुश्तें बैठ के खाएंगी, सिर्फ फैक्ट्री संभालेंगी। ये छोटे मोटे स्टडी विद हेमंत जैसे चैनल नहीं देखने पड़ेंगे सरकारी नौकरियों के लिए। कुछ नहीं है ये। हाँ, अरे पापा, थैंक यू सो मच। तो पापा कल से स्कूल की छुट्टी, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट्री ही संभालनी है। लेकिन पापा सात पुश्तें क्यों खाएंगी, आठवीं पुश्त क्या करेगी? आठवीं पुश्त बेटे समझ जाएगी कि कुछ पुश्त तक तो पढ़नी पड़ेंगी फैक्ट्री चलाने के लिए भी। अब ऐसे ही अगर फैक्ट्री आपने खड़ी की है दोस्तों, या ये अंकल को पता लग जाए कि भारत सरकार अगर चाहे तो क्या इस फैक्ट्री को टेक ओवर कर सकती है, नेशनलाइज कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है, चौंक गए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भारत में हो चुका है और एक फेमस ज़बरदस्त केस। ये सारी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जो आपसे रेलिवेंट हैं, अगर आपकी खुद का अपना बिजनेस है या आप करना चाहते हैं या आपकी फैमिली में से किसी का बिजनेस है, तो क्या आपके पास राइट्स हैं, क्या कुछ हो सकता है और उस कंपनी ने क्या कुर्बानी दी कि जो आज ज़बरदस्त आपके फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं, मैं बता दूं, रोज़ शाम को 7:15 हमारी न्यू वीडियो आती है। ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ आप पढ़ाई करते हैं, मसाला पढ़ाई। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। डाउट्स बिंदास होके, फीडबैक बिंदास होके कमेंट्स में दें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अब चलते हैं कल के हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे, जो मैंने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 87। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगले 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको शेयर करूंगा पूरी डिटेल के साथ, मज़ा आ जाएगा। तो चाय का कप पकड़ लीजिए और कमर की पेटी बांध लीजिए, नॉलेज की दुनिया में उड़ने के लिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 87 ए, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये बताया था कि एक लिस्ट 1 दी है, दूसरी लिस्ट 2 दी थी, 4 ऑप्शंस इधर हैं, 4 इधर आर्टिकल्स, कौन सा किससे मैच खाता है आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिए, ये नीचे ऑप्शंस थी। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का क्वेश्चन था 2016 में, यूपी के एग्जाम में भी आया है ये, और इसकी ऑप्शंस सीधा आंसर पे चलते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियां जो हैं, जहां पना महामुहिम, ये सब खत्म कर दी गई। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 18, जो हमने पढ़ा था, आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी में। दोस्तों, मैं बीच में बता दूं, अगर आप नए हैं, कि आप इस चैप्टर की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत छोटी वीडियोस में 15 से 20 मिनट की वीडियो हैं दोनों, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत डेप्थ में मैंने शॉर्ट क्रिस्प करके आपको एक्सप्लेन किया है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। और फिर भी अगर आप नए भी हैं, वीडियो पे बने रहें, हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, जैसा पहले ऊपर बता दूं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात चल रही थी। आर्टिकल 14 से 18 वो राइट टू इक्वालिटी थे, और ये 5 आर्टिकल्स की बराबरी समानता का अधिकार है। उसमें आर्टिकल 18 बात करता है कि उपाधियां खत्म कर दी गई हैं, सिर्फ जो आर्मी या कोई भी डॉक्टरेट एकेडमिक्स की उपाधियां हैं, मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई, जैसे आपने PhD की तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, MBBS किया तब डॉक्टर की मिल रही है, इंजीनियर की उपाधि, तो ये सारी है। मिलिट्री की उपाधि से कर्नल, जनरल, ये सारे रैंक्स रहेंगे क्योंकि वो आपने अर्न की हैं। लेकिन सिर्फ आप पुश्तैनी का आपको कोई उपाधि, वो सब नहीं रहेंगी। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, जो धार्मिक मैटर हैं, मसले हैं, उनको आप अपने ढंग से मैनेज कर सकें, जो भी आपके धर्म के हैं, वो आर्टिकल 26 में आज़ादी मिली है आपको। प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, कि जो भी अल्पसंख्यक हैं देश में, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी कि मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, और पारसी हैं, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक है कि इनकी संख्या कम है देश में अगर, तो वो उनके पास अधिकार हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस भाषा में वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। ये आर्टिकल 29 में दिया गया था। राइट टू एजुकेशन की शिक्षा का अधिकार है। एलिमेंट्री एजुकेशन सब बच्चों को फ्रीली मिलेगी और मिलनी चाहिए, और ये 21A में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 ऑन योर स्क्रीन एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन। और आज का टॉपिक मैं बोलना भूल गया, दैट इज पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद है किसके रिगार्डिंग बात है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स।
ये जो सम्मान हैं उनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली है, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल्स 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स हैं ये आर्टिकल 18(1) के तहत भारत ये संविधान में दिए गए हैं। 18 सब क्लोज 1 क्लोज 1 टू पद्म अवार्ड्स जो हैं विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस, कि पद्म अवार्ड्स जो हैं 1954 में 1954 में स्थापित किए गए, वो एक बार सस्पेंड हुए हैं देश में। 3 नंबर ऑफ द भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, कि जो नंबर ऑफ कि भारत रत्न हैं टोटल कितनी दिए जा सकते हैं एक साल में, उनकी संख्या सीमित है 5, एक साल में मैक्सिमम 5। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है, सही नहीं है? ऑप्शन ए 1 and 2, 2B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 3। IAS प्री 2021 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन से पता लग जाता है भाई यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और उसके बाद देखें आप, जो कॉन्फरमेंट ऑफ टाइटल्स की तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। भारत रत्न की जो टाइटल दिया जाता है, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, ये 3 टाइटल्स, भारत रत्न, पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे आता है। भारत रत्न सर्वोच्च सबसे बड़ा सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू एनी सिटीजन ऑफ कंट्री, और उसके सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड्स हैं। और ये प्रोहिबिट किए गए हैं, said to be not prohibited under Article 18 as they may merely denote state recognition of good work by citizen in the various fields of activity। मतलब इनको रोका नहीं गया है, ये टाइटल्स को, ये आर्टिकल 18 की उपाधियों में नहीं आते हैं। ये क्यों नहीं रोके गए हैं? कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं उन नागरिकों का जो एफर्ट्स है, कोई भी इस फील्ड के अंदर एक्सेप्शनल एफर्ट किया है तो स्टेट यानी कि मायने सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है, पहचान देती है उसे, इसलिए इनको रखा गया है। पद्म अवार्ड जो है विच वर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 इज अनाउंस्ड एवरी ईयर, हर साल दिए जाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। अभी 26 जनवरी आने वाली है, जो फंक्शन होगा उसे देखिए, किस किस को पद्म अवार्ड्स मिले हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए होते हैं हर साल, तो मिस मत कीजिए लाइव प्रोग्राम। और ज़बरदस्त परेड होगी, अगर देखेंगे फील करेंगे कि वो सिमेट्री, वो प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत मज़ा आएगा, प्राउड फील होगा अपनी कंट्री पे। अब उसके बाद आगे देखें कि रिपब्लिक डे पे एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शन ड्यूरिंग द ईयर्स 1978 to 79 भी ये 2 बार रोके गए हैं, ये बंद हुए थे बीच में 1978 to 79 और 1993 to 1997, ये 4 साल। तो एक बार नहीं 2 बार बंद हुए हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गई। 3 भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ये सम्मान है। इट इज अवॉर्डेड इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, किसी भी इंसान की बेहतरी के लिए जो भी फील्ड्स बनी हैं उसमें से किसी भी फील्ड में किसी नागरिक ने बेहतरीन काम किया, एक्सेप्शनल सर्विस दी है, मतलब गजब तोड़ सर्विस, तो उसको पहचान देने के लिए, सम्मान देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न का सम्मान। इट इज़ ट्रीटेड ऑन द डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम पद्म अवार्ड, कि उससे अलग रूट पे चलता है। ये रिकमेंडेशंस जो है भारत रत्न की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती हैं राष्ट्रपति को, कि वो रिकमेंड करते हैं, राष्ट्रपति को देंगे राष्ट्रपति। रिकमेंडेशन किसकी होगी? प्रधानमंत्री की, और वो भी पूरी कमेटी बैठती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का मन किया कि वो बंदा मेरे पसंद का है उसको दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो आपके दिमाग में कुछ अलग अलग विचार आ रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं। नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस फॉर दी भारत रत्न आर नेसेसरी, कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। फॉर्मल मतलब पूरी लिखा पढ़ी के साथ एक कायदे कानून से पहुंचेगी, प्रॉपर डिस्कशन होके फिर भी वो चीज़ें बताई जा सकती हैं, इनफॉर्मली भी। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर, मैक्सिमम 3 एक साल में दिए जा सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 89, द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपेंडेड टू दी इंक्लूड राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो 21 नंबर आर्टिकल का अनुच्छेद का जो दायरा है वो एक्सपेंड किया गया, और उस एक्सपेंड करके राइट टू एजुकेशन को भी उसमें मिलाया गया, 21 नंबर के अंडर आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट के किस डिसीजन के कारण हुआ? ए उन्नी कृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश, बी गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सी परमानंद कटारा जो हमने डिस्कस किया था कल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए 21 में अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मैंने कुछ वीडियोस में पुरानी, आप ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आपको बताया है कि 21 नंबर आर्टिकल में क्या क्या आता है आपका। लेडीज़ सेफली काम कर सकें, बच्चे स्कूल जा सकें,
किसी इंजर्ड को सहायता मिल सके टाइमली, ये सारे डिटेल में मज़ेदार इन्फॉर्मेशन से मैंने एक्सप्लेन किया है। सो पिछली जो 3 से 4 वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, मज़ा आएगा आपको। और अब चलते हैं कि एजुकेशन वाला किससे ऐड हुआ MPPCS 2019। ये है ए, उन्नी कृष्णन वर्सेस कौन सी स्टेट थी ये, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नाम से ही पता लग रहा है भाई साउथ इंडियन भाई हमारे ये। तो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल वाज इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। पहली बार हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स भी संशोधित किए जा सकते हैं। ये कौन से केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस आया, उसमें भी ये पता लगा। फिर गोरखनाथ 1967 का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द प्रायर डिसीजन वॉज रिवर्स्ड, जो पहले वाला डिसीजन था उसको रिवर्स किया गया, एंड इट वॉज हेल्ड दैट अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट पॉसिबल। फिर बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर दोबारा ट्विस्ट आया केशवानंद भारती केस 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो अमेंडमेंट पावर है पार्लियामेंट की, दैट इज़ वाइड इनफ, कि ये अच्छी खासी है, दायरा बहुत बड़ा है, बट अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड तो फिर एब्सोल्यूट होगी, तानाशाही की तरफ चल देंगे, जो मन में आया वो करेगी पार्लियामेंट, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। सो इट मे अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट नॉट इन सच अ वे एज टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, बट इस ढंग में नहीं कि आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है, उस स्ट्रक्चर को ही आप तोड़ दें, मरोड़ दें। देखिए, हर एक घर का एक बेसिक पैटर्न है, आपकी वैल्यूज़, आपका रिलीजन, आपका रहन सहन, उसको तोड़ मरोड़ के आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला दिया जाए तो वो घर नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो सिमिलरली जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू है, उसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, प्रीएम्बल है, तो वो सारी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है कुछ। उसके बाद है दिस केस आउटलाइंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस ने हाईलाइट किया कि पावर है पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, बिना डिस्ट्रॉय किए बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये चीज़ क्लियर हुई, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। और ये जो केसेस हैं इनमें से जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लगेंगे, वैसे ही ज़बरदस्त मसाले वाली इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास लेके आऊँगा। अब एक बार चलते हैं हम हमारे मसाला इन्फॉर्मेशन पे जो हमने बात की थी। ये था वो केस जो आगे अभी आने वाला है आपके पास, मिनर्वा मिल्स कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केस था दोस्तों, पहले मैं इसकी ब्रीफिंग कर दूं, इसको बाद में पढ़ेंगे। मिनर्वा मिल्स केस था 1980 का। क्या हुआ इसमें, मिनर्वा मिल्स कौन थी? ये कर्नाटका के बेंगलोर में स्थापित एक प्राइवेट मिल थी टेक्सटाइल की। तो इस मिल को भारत सरकार ने टेक ओवर करना स्टार्ट किया, ये कह के कि भाई इनका एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं चल रहा, तो जो वर्कर्स हैं वहाँ पे काम करने वाले, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही, तो ये घाटे में जा रहे हैं। तो इसको टेक ओवर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की एक नेशनलाइजेशन की पॉलिसी चल रही थी, राष्ट्रीयकरण करना, कंपनीज को सरकारी बनाएं। अब उसके तहत उन्होंने एक एक्ट पास किया, ये जो आपके स्क्रीन पे है, सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स मतलब नेशनलाइजेशन एक्ट 1974, कि जो सिख मतलब जो बीमार टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, चरमरा रही हैं, उनको हम टेक ओवर कर लें। उनके जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर सैलरीज मिल पाएंगी, उनको सही जॉब मिलेगी, सिक्योर जॉब मिलेगी, ये कहते हुए गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया। तो जो मिनर्वा मिल है वो कोर्ट पहुंच गई कि जी इन्होंने तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन किया। अब फंडामेंटल राइट कैसे हनन हुआ इसमें, आप सोचिए। फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वेलिटी कैसे, कि भाई ये मिल तो हमारी टेक ओवर तो कर ली गवर्नमेंट ने, हमारे भाई साहब है पड़ोस वाले, उनकी भी मिल है, उनकी तो टेक ओवर नहीं हुई, तो राइट टू इक्वेलिटी भंग हो गया। फिर उसमें राइट टू फ्रीडम आता है, जो 19 के अंदर जो 6 सब क्लॉज हैं, जो मैंने पुरानी वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कि आपके पास राइट है अपनी मर्जी का ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस आप चला सकें, तो वो तो नहीं रहा क्योंकि सरकार ने छीन लिया ये। आपका 21 नंबर भंग हो गया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यही मेरी जीविका का साधन था और ये इन्होंने टेक ओवर कर ली। तो ऐसे इन चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने केस लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि हाँ जी आपने कैसे किया ये। भारत सरकार ने बताया कि जी हमने तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, ये क्या है, पुरानी वीडियोस प्रीएम्बल वाला चैप्टर पूरा देखें, पूरा गजब क्लियर हो जाएगा आपको। आगे भी ये DPSP का चैप्टर फुल फ्लेज होगा। और मतलब
रेफरेंस आता रहेगा, डीपीएसपी का चैप्टर ऑलरेडी जो इसमें पूरा डिटेल आपको क्लियर होगी, प्रीएम्बल देखें आप, मतलब मज़ा आएगा आपको। अब डीपीएसपी फिर भी मैं शॉर्ट बता दूं जो दोस्त नए हैं कि ऐसे दिशा निर्देश जो संविधान देता है सरकार को कि आप जब भी कोई पॉलिसी बनाएं तो इस हिसाब से बनाएं कि लोगों के हितों की रक्षा हो, एक वेलफेयर स्टेट बने, मतलब समाज और देश, वहाँ के लोग, वो आपकी प्रायोरिटी में हो। तो सरकार ने, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये हवाला दिया कि हमने वर्कर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसको टेक ओवर किया है। तो वो कहते हैं कि भाई, वो कह रहे हैं मिनर्वा मिल्स वाले कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, आप कह रहे हैं डीपीएसपी की बात हो रही है, तो दोनों में से कौन बड़ा? अब तलवार खिंच गई। अब तलवार खिंच गई तो डिसाइड हुआ कि देखिए दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फंडामेंटल राइट्स भी, डीपीएसपी भी। आप डीपीएसपी को इस हिसाब से बनाएं कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो और साथ में और जन सुरक्षा और जनहित की जो देखभाल है वो भी साथ में हो। तो ये एक दूसरे के लिए कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, अभी किसी का फंडामेंटल राइट नहीं आप वायलेट कर सकते डीपीएसपी का हवाला देके। तो ये इस केस में आया। उसके बाद क्या हुआ, तो भारत आगे इसको रीड करते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्विकली। ये तो मैंने ऊपर बता दिया आपको। नेशनलाइजेशन वाज चैलेंज्ड बाय द मिनर्वा मिल्स एंड इज शेयर होल्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर जो लेड टू द लैंडमार्क 1980 कॉन्स्टिट्यूशनल केस मिनर्वा मिल्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन आया। केस ने प्राइमरी फोकस किया ये चैलेंज करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक वैलिडिटी क्या है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, which the petitioners argues that attempt was to override the basic structure doctrine, जो कि केशवानंदा भारती केस 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो वो इसको ये तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसको भंग कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई फंडामेंटल राइट जो है एक आम जीविका जीने का साधन, आप उसी को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ये भंग कर सकते हैं, ये उन्होंने रेफरेंस दिया। अब ये देने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपकी पावर्स हैं लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो उसके सेक्शन 4 और 55 ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के वो नलीफाई किए गए, रद्द किए गए कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मिनर्वा मिल्स जिस केस के लिए गए थे वो तो केस उन्हें कि हमारी वापस से प्राइवेट हो जाए फर्म, वो नहीं हुई कि स्टेटस क्यों नहीं है। स्टेटस क्यों होता है कि एक बार जो चीज़ हो गई उसको दोबारा रिवर्स किया जा सके, वो अवेलेबल नहीं थी। नेशनलाइजेशन अगर हो गई तो वो दोबारा से प्राइवेट नहीं होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 4 जो जिसने आर्टिकल 31C को अमेंड किया और फिर सेक्शन 55, ये दीज वर डिक्लेयर्ड इनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर ग्रांटिंग पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द इम्यूनाइजिंग लॉज फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, कि आप कुछ ऐसा काम करें और उसको रोक लें कि भाई ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ही ना आए, सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू भी ना कर सके, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला कि हार्मनी, मतलब एक बैलेंस, शांति बनी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आने चाहिए बट एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए जो लोगों के हित के लिए है। फंडामेंटल राइट्स इस हिसाब से दिए जाएं कि सब लोगों का ध्यान रखा जाए, उसमें स्टेट की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान रखा जाए, ना कि अपनी मनमर्जी करने के लिए। इसीलिए एक दूसरे के पूरक हैं ये, क्योंकि अल्टीमेटली डीपीएसपी का रोल क्या है कि वेलफेयर स्टेट बनाना। अब वेलफेयर स्टेट का काम क्या है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिले, देश एक में हार्मनी हो, पीस हो, शांति हो, सब मिलजुल के सही ढंग से रहें, देश की जो प्रशासन है वो ढंग से चले। और फंडामेंटल राइट्स का काम भी क्या है, वो भी यही है कि देश बढ़िया से चले, सबको सब राइट्स मिले, इसलिए एक दूसरे के वो पूरक हैं। तो और अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल, मतलब फिर फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम होंगे कि छोटा भाई बड़ा भाई दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर प्यार देने की बारी आएगी, दोनों में तकरार हो गया, प्यार किसको ज़्यादा मिलेगा, और छोटे को ही मिलेगा भाई। तो ऐसा समझ लीजिए इसे। जो जुडिशियल रिव्यू को अपहेल्ड किया गया, ये बताया गया कि इट इज़ एस्टैब्लिश दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कि जुडिशियल रिव्यू जो हो बेसिक स्ट्रक्चर का एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि प्रिवेंटिंग पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग लॉज बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी इवन द अमेंडमेंट्स। मतलब देखिए, अगर मेरे को पावर मिल जाए कि भाई मैं घर में जो मर्जी करूं अपनी मन मर्जी से, और उस डिसीजन को रिव्यू करने का किसी के पास कोई राइट नहीं है, तो मेरे पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी। आई विल फील लाइक अ गॉड, यस, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं।
ठीक है, कि कोई विलन गॉड की तरह फील कर रहा है कि उसे कोई नहीं मार सकता, पुलिस प्रशासन समथिंग। अगर मुझे पता है कि मेरे पिताजी रिव्यू कर सकते हैं, कोई मैं ऐसा फैसला ले रहा हूँ जो घर के लिए, फैमिली के लिए या मेरी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, जस्ट लाइक दैट, कि लोग सोचें, लड़के सोचते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लवली लवली कर लूँ थोड़ा, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं भाई, कभी वंस अ वाइल ठीक है, समझ में आ रहा है, बट डेली ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए भी नहीं, बच्चों के ऊपर एग्जाम्पल पेश करने के लिए नहीं। तो दैट्स इट। अब वो मैं लिमिट में रहूँगा। अगर मैं कोई भी फैसला लूँगा ऐसा खर्चा करने का है समथिंग, तो मैं लिमिट में हूँ। माई फादर इज़ देयर टू रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट लाइक दैट। अगर पार्लियामेंट कोई रूल बनाएगी, कोई भी कानून बनाएगी, तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है कि क्या ये लॉ अपनी एब्सोल्यूट पावर को यूज़ तो नहीं कर रहे, लोगों के हितों की रक्षा हो रही है कि नहीं। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ये हमने डिटेल में 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन में पूरा क्लियर किया है। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, अब आपको ये बता दूं कि आज के डेट में जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये हमारा कल का था। कुछ मैं और आपको दिखाना चाह रहा हूं जो मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाली थी। आई थिंक अभी मेरे पास नहीं है, शायद मैं स्क्रीनशॉट सेव नहीं कर पाया, मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। आज की डेट में अगर कोई भी ऐसा प्राइवेटाइजेशन, आपकी कोई फैक्ट्री है, फर्म है, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आप कोर्ट जाएंगे और गवर्नमेंट और कोर्ट उस डिसीजन को, गवर्नमेंट के डिसीजन को, अगर वो लगा कि संविधान के मुताबिक नहीं है, उसको वहीं के वहीं रोक सकती है। ये 2024 में अमेंडमेंट जो हुआ, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो इसीलिए आप बिजनेस चलाएं, अच्छे ढंग से चलाएं, देश के लिए भी भला हो भाई, आपका भला भी हो, और जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनका भी अच्छा हो। सो अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे। यस फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 91 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, सही क्रम क्या है, कि पहले कौन सा केस हुआ, सेकंड नंबर पे कौन सा, एंड सो ऑन। ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो अब याद हो गया होगा 1980, और डी ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं आपके सामने, 4 ऑप्शंस, DBCA, बी फिर ABCD, DABC, DCBA, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। RAS का क्वेश्चन 2018 का, ऑप्शन सी इज योर आंसर, DABC। ऑर्डर देखते हैं यहाँ से, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऊपर भी आपने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में। 1967 केशवानंदा भारती फेमस केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 याद हो चुका है हमें। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस जो बेसिक डॉक्ट्राइन के लिए आया, कि बेसिक डॉक्ट्राइन को, ये देखिए दोनों केस इसके लिए आए हैं अल्टीमेटली, फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और बेसिक डॉक्ट्राइन के लिए, केशवानंदा भारती और मिनर्वा मिल्स। आप समझ लीजिए केशवानंदा भारती ने वो स्टार्ट किया काम और उसको अप्रूव फाइनल मोहर लगवा दी मिनर्वा मिल्स ने, ये 1980 में। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 92। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोपाउंडेड, सुप्रीम कोर्ट है जो भारत की, उसने प्रोपाउंड किया, इसको मोहर लगाई की डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। उसको अच्छे से स्थापित किया, कौन से केस के द्वारा, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, मूलभूत ढांचा। ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सी केशवानंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट, डी शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडिया यूनियन। यूपी के एग्जाम में आया था 2013 में, और आंसर इज सी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अभी मैंने आपसे बात की है कि ये वाला केस था, और ये देखिए लास्ट लाइन लिखी भी है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस पूरी पढ़ लेते हैं एक बार। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओज इट्स इवोल्यूशन इन द रेशियो ऑफ मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये मेजर जजमेंट इस डॉक्ट्राइन के लिए, इस ढांचे के लिए, इस सिद्धांत के लिए आ गई थी 1973 में, जिसको बाद में और कंफर्म करके मोहर लगा दी मिनर्वा मिल्स केस ने 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। Which one of the following cases outlined the basic structure doctrine of the Indian Constitution? A. Gopalan versus State of Madras, B. Gorakhnath versus State of Punjab, C. Kesavananda Bharati versus Kerala State, D. None of these. C is the answer, केशवानंदा भारती केस डॉक्ट्राइन। अब याद हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन से केस में आया है बार बार। क्वेश्चन नंबर 94। राइट टू प्रॉपर्टी इज क्या है? प्रॉपर्टी लेने का अधिकार ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, सी स्टैचुरी राइट, डी लीगल राइट। यूपीपीसीएस 1996। डी लीगल राइट, ये आपका कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट ये रद्द कर दिया गया था। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एनश्राइंड इन द एज अ फंडामेंटल राइट। जब संविधान ड्राफ्ट किया गया स्टार्टिंग में, तो राइट टू प्रॉपर्टी को एक
फंडामेंटल राइट ही दिया गया था आपको। धीरे धीरे बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करके मतलब डिलीट कर दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट। किस संशोधन के द्वारा? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और फिर एक नया प्रोविजन ऐड किया गया, नया प्रावधान संविधान में आर्टिकल 300A के द्वारा, और इसको लीगल राइट बना दिया गया कि कानूनी अधिकार है कि आप अगर भारत में पैदा हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्रॉपर्टी हो ही हो, वो आप एक्वायर कर सकते हैं लॉ के द्वारा और अपनी कैपेसिटी के द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, पहली स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये बिल्कुल सही है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर्टी मेड अ लीगल राइट, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। 300A आर्टिकल के तहत भाग 12 के अंदर इसको ऐड किया गया। 4 स्टेटमेंट्स, 4 ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं जो कि सी में दी गई है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2020 का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये अभी अभी आपने पढ़ा है तो ऑप्शन भी नहीं चाहिए आपको। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MP PCS 2019 का क्वेश्चन था। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। राइट टू 44th अमेंडमेंट एक्ट। 98 फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी अबॉलिश किया गया, कब किया गया? ये आपके सामने बिल्कुल पता है आपको, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। देखिए 2 एग्जाम में 2 बार आया है क्वेश्चन। ये रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूँ बार बार ताकि क्वेश्चन स्किप भी कर सकता हूँ, ताकि आपको एकदम माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेंड हो जाओ कि यस व्हाट इज द आंसर, और कितनी बार एग्जाम में आया उसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी आपको। बाय विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड, अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसने क्या किया भाई 44th ने? रिमूव द फॉलोइंग राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये 4 ऑप्शंस हैं और प्रॉपर्टी वाला इसका आंसर है। राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया एज अ लीगल राइट, भाई अब तो मेरी भी बस हो गई है बोलते बोलते। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट? अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसमें बढ़िया चीज़ है। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, क्या जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं के लिए है। बी राइट लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, क्या वो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है। सी फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। डी नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। IAS प्री 2021 का क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर सच में इन्फॉर्मेशन काम की लगी और आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, इस मेहनत को थोड़ा सा हौसला मिले और आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।